यूनिट पहुंचने के तीसरे दिन मेजर वसीम ने हमें रात के वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और बड़ी तफसील से उस इलाके के बारे में बताने लगा। जो कुछ मैं बता रहा हूँ इसे गौर से सुनना और अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। तुम दोनों जिस इलाके में जा रहे हो मुझे नहीं मालूम कि उस बारे में कितना जानते हो, लेकिन सीनियर होने के नाते तुम्हें उस इलाके के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम करना मेरा काम है। फाटा की दो हुदूद हैं, एक इंतजामी हद जो कि पुरसकून तहसीलों को कबायली इलाके से अलहदा करती है और दूसरी पाक अफगान सरहद जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलहदा करती है। दोनों सरहदों का दरमियानी इलाका 7 एजेंसियों बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, कुर्रम, औरकजई, शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान एजेंसीज पर मुश्तमिल है। इनसे मुत्तसिल कुछ मखसूस इलाके जो कि पेशावर के साथ मुल्हिक हैं, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, टांक और डेरा इस्माइल खान। ये उमूमन फ्रंटियर रीजन यानी सरहदी इलाके के नाम से जाने जाते हैं। 7 एजेंसियों और फ्रंटियर रीजन को फाटा कहा जाता है। फाटा सूबे सरहद की तकरीबन 20% आबादी और 37% रकबे पर मुश्तमिल है। इनमें सरहदी इलाकों को छोड़कर बाकी तमाम मुकम्मल पहाड़ी इलाका है। कबायली इलाके और अफगानिस्तान के दरमियान बेशुमार दर्रे हैं। आप लोगों ने चूंकि वजीरिस्तान में काम करना है इसलिए मैं बाकी तफसील छोड़कर सिर्फ वजीरिस्तान के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वजीरिस्तान 2 हैं, एक शुमाली और एक जनूबी। शुमाली वजीरिस्तान एजेंसी की आबादी करीबन 2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इसमें वजीर और तावड़ रहते हैं। एजेंसी हेडक्वार्टर मीरान शाह में है। टोची दरिया एजेंसी को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। कुछ अहम जगहें और मुवासलाती मराकज में मीरान शाह, दत्ताखेल, लाउदसंडी, गुलाम खान और रजमक हैं। जनूबी वजीरिस्तान की आबादी करीबन 5 लाख होगी। एजेंसी हेडक्वार्टर वाना में है। एजेंसी का दूसरा हेडक्वार्टर जिला टांक में है। वहाँ ज्यादातर महसूद कबाइल रहते हैं। आबादी का 3/4 हिस्सा महसूद कबाइल हैं और बाकी वजीर कबाइल हैं। जनूबी वजीरिस्तान में महसूद और वजीर कौम के दरमियान कुछ मसले चल रहे हैं और याद रहे कि वजीरिस्तान में 2 बड़ी कौमें वजीर और महसूद की हैं और बाकी छोटी कौमें इन्हीं 2 कौमों की मुख्तलिफ शाखें हैं। मौजूदा निज़ाम के मुताबिक सरकारी अमलाक, सड़कें और कुछ बंदोबस्ती इलाका छोड़कर बाकी का तमाम इलाका कबायली माशरे के लोग अपने रसूम व रिवाज के मुताबिक उसका इंतजाम और इंसराम संभालते हैं। पॉलिटिकल एजेंट इलाके का बैक वक्त सफीर भी होता है और हाकिम भी होता है। ये मजिस्ट्रेट भी होता है, पुलिस का सरबरा भी होता है, सेहत और तालीम का उम्मीदवार भी होता है और चीफ इंजीनियर भी होता है। पॉलिटिकल एजेंट को तमाम कबीलों का एतमाद लेकर चलना होता है और अपनी वफादारी और सच्चाई का यकीन दिलाना होता है। इंतजामी लिहाज से पॉलिटिकल एजेंट के मातहत असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं। पुलिस की खिदमात खासादारों से ली जाती हैं जो कि इलाके के मलिक फराहम करते हैं। वजीरिस्तान में जिरगा सिस्टम राइज है। जिरगे से मुराद कुछ कबायली सरदारों का किसी मसले पर गौर करने के लिए इकट्ठा होना है। इस मसाइल में चाहे किसी के खिलाफ ऐलान जंग करना हो या किसी के साथ अमन सुलह करना हो, ये कबायली इलाकों की कदीम रिवायात में से एक अहम जुज है जिसमें अहम फैसले किए जाते हैं। मामलात चाहे जाती नौयत के हों या माशरती हों, तमाम के तमाम उसके दायरे कार में आते हैं। जिरगे को अदलिया, मुकन्नना और इंतजामी खुद मुख्तारी हासिल है और उन्हें इख्तियार है चाहे किसी को सजा दें या जजा दें। अलगरज जिरगा एक अहम इदारे की हैसियत रखता है जिसमें उस पर हर इलाके में उठने वाले तमाम तूफानों से नबरदाजमा होने की सलाहियत है। जिरगा ही हुकूमत के साथ मामलात को हल करने का जिम्मेदार है। इसके अलावा वहाँ मलकी सिस्टम भी राइज है कि हर कबीले का एक रिवायती सरदार होता है जो अपने कबीले की नुमाइंदगी करता है, उनके मसाइल को हल करता है। उसे हुकूमत और कबायली माशरे में इंतहाई इज्जत हासिल है। इन सरदारों को मलिक कहा जाता है और इन सबको हुकूमत की तरफ से वजीफा मिलता है जिनको मलिकी वजीफा कहा जाता है और ये मौरूसी निज़ाम के तहत अगले वारिस को मुंतकिल हो जाता है। मलिक का हुकूमत और कबीले के दरमियान खलीज को दूर करने में अहम किरदार है। फिर एक सिस्टम नकात का है। नकात लफ्ज नका से निकला है जिसके लुग़वी मानी दादा के हैं। नकात सिस्टम कबायली रिवायात का अहम तरीन जुज़्व है। इससे मुराद नफा और नुकसान की बुनियाद पर कबाइल और खानदानों के माबैन आमदन की तकसीम का निज़ाम है। ये निज़ाम भी मौरूसी है। इस निज़ाम के तहत हुकूमती मराहत की तकसीम, जुर्माने का इकट्ठा करना और किसी भी तस्फिये के हल करने के लिए चंदा इकट्ठा करना है। तमाम तामीराती मंसूबों की इस निज़ाम के तहत तकसीम की जाती है। वजीरिस्तान का मुकम्मल इलाका मुख्तलिफ कबाइल की मिल्कियत है, इसलिए कोई भी कबीला या कौम अपने इलाके में होने वाले किसी भी जुर्म या बदसलूकी की जिम्मेदार है, चाहे ये अमल उस इलाके के मकामी शख्स ने किया हो या किसी खारजी शख्स ने किया हो।
इस्तिलाहन वो उन्हीं की जिम्मेदार है। इस तरह किसी भी बाअसर शख्स को हुकूमत के साथ मुखलिस होने पर या फिर कोई खिदमात सरअंजाम देने पर लुंगी या पगड़ का तोहफा दिया जाता है। उन्हें लुंगी बरदार कहते हैं। लुंगी बरदार का भी कुछ वजीफा मुकर्रर किया जाता है, ताहम ये मलकी निज़ाम की तरह मौरूसी नहीं होता, बल्कि उस शख्स की वफात के साथ ही खत्म हो जाता है। इसी तरह खासादार निज़ाम को कबायली माशरे में एक इदारे की हैसियत हासिल है जो कि मलकी निज़ाम के मातहत काम करता है। खासादार निज़ाम की जिम्मेदारी है कि इलाके में नज़्म व नस्क बरकरार रखा जाए और गुज़रगाहों की रखवाली को हर तरह मुमकिन बनाया जाए। इसलिए उसे मजमूई कबायली जिम्मेदारी बराए तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया जाता है। कबायली माशरे में लश्कर को ताकत का सरचश्मा तस्वुर किया जाता है। लश्कर की तादाद चंद दर्जन से लेकर हजारों तक हो सकती है। पॉलिटिकल एजेंट बसा औकात मलिक के लश्कर की मदद हासिल करता है। याद रहे, कबायली माशरा एक सख्त माशरा है, ताहम मजहबी अक़दार का पास बड़ी संजीदगी से किया जाता है। कबायली माशरे ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कुछ खुद साख्ता उसलूब मरतब किए हैं। इंसाफ का निज़ाम जिरगा और बदल के जरिए नाफिज किया जाता है, जो कि सदियों पुरानी रसूम और रिवायात से अखज़ किए गए हैं। जिरगे की वजह से पॉलिटिकल इंतजामिया का किरदार इलाके में इंतहाई महदूद होकर रह गया है। कबायली इलाके के लोग जंगजू और इंतहाई मेहमान नवाज हैं, ताहम अगर कोई उनकी रिवायात की पासदारी न करे तो ये जानी दुश्मन बन जाते हैं। वो इंतहाई सख्त गिर नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और मोरूसी खूनी लड़ाइयों के माहौल में परवान चढ़ते हैं। हर कोई अपनी नौमरी ही से जाती बचाव और निशानाबाजी के रमूज में महारत हासिल करता है। इन लोगों में पहलपन का मादा कूट कूट कर भरा होता है और वो दुश्मन की कमजोरी से बखूबी फायदा उठाने के माहिर होते हैं। कबायली इलाकों के लोग गोरीला कार्रवाइयों में भी महारत रखते हैं। ये लोग अफवाज पाकिस्तान की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखते हैं और खुद उनके बारे में मुसद्दिका इत्तलात हासिल करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो इंतहाई चालाक लोग हैं। इसलिए वो नहीं होते जो नजर आते हैं। कबायली इलाके के लोगों के बहुत से रूप होते हैं, इसलिए उनकी शनाख्त निहायत जरूरी है। रिवायती तौर पर वो लोग छोटी छोटी जंगी कार्रवाइयों में महारत रखते हैं, जिनमें खास तौर पर छापा घात शामिल है। इसके साथ वो अच्छे निशानाबाज होते हैं, इसलिए क्लैशनकोफ ही को स्नाइपर राइफल की जगह इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों में घुल मिल कर रहने के लिए जरूरी है कि तुम्हें इन लोगों की अच्छी बुरी आदत के बारे में मुकम्मल इल्म हो, लेकिन इसके साथ ये भी जहन में रहे कि वहाँ आप लोगों का पाला सिर्फ कबायलियों से नहीं पड़ेगा, बल्कि वहाँ पर हर इलाके के आदमी तुम्हें नजर आएंगे। मुजाहिदीन के रूप में दहशतगर्द और एजेंसियों के आदमी मिलेंगे तो मलिकों और सरदारों के रूप में गुंडे। बाहर ममालिक जैसे सऊदी अरब वगैरह के भी मुजाहिद अमरीका से बरसरे पैकार हैं। सबसे बड़ा मसला मुजाहिद और दहशतगर्द की पहचान है, जिसे इंडिया, इसराइल और अमेरिका वगैरह की एजेंसियों ने और भी मुश्किल बना दिया है। इस वजह से आर्मी को वहाँ काम करने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। इस बारे में आर्मी का लाया अमल तो बहुत वसी है, जिसके बारे में बात करना वक्त का ज़िया है। अलबत्ता इस लाया अमल का एक जुज़्व वहाँ अपने आदमियों को सिविल लोगों के रूप में भेजना भी है। इस ज़िम्न में आर्मी ने कुछ तो सिविल लोगों ही को अपने साथ मिला लिया है, ऐसे लोग जो कि इस्लाम और वतन से मोहब्बत रखते हैं। बाकी तुम जैसे खुसूसी एजेंट वहाँ भेजे जा रहे हैं और तुम लोगों का काम बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। वहाँ जो बड़े बड़े ग्रुप सरगर्म अमल हैं, उनमें हक्कानी ग्रुप, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप वगैरह वगैरह। वो तफसील से ग्रुपों के बारे में बताने लगा। वो ब्रीफिंग कई घंटों पर मुश्तमिल थी। रात के 2 बजे जाकर हमें रुख्सत मिली और उसके बाद यूनिट से रुख्सत होने तक रोजाना बुलावा आ जाता और हमें बोरियत भरी मुफीद मालूमात से बहरामंद होना पड़ता। हम दोनों को जो बुनियादी काम मिला वो दुश्मन के स्नाइपर्स को निशाना बनाने के साथ साथ उस इलाके में मौजूद ऐसे मकामी और बाअसर अफराद का खात्मा था जो दरपर्दा गैर मुल्की एजेंसियों के पिट्ठू थे। उसके साथ हमें ये हिदायत भी मिल गई थी कि वहाँ 1 अल्फा नामी एक सीनियर हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होना था। हमें बगैर अशद जरूरत के किसी सरकारी फर्द से राब्ता न करने की ताकीद की गई थी, क्योंकि हमारा भांडा फूट जाने की सूरत में हम दर्दनाक मौत का शिकार भी हो सकते थे। अलबत्ता बहालत मजबूरी आर्मी से राब्ता करने की सूरत में एक मखसूस पासवर्ड बता दिया गया था, जो उस इलाके में काम करने वाली यूनिटों के कमांडिंग ऑफिसर्स ही जानते थे। उसके साथ हमें ना तो अपना सर्विस कार्ड साथ ले जाने की इजाजत थी और ना कोई हथियार ही साथ ले जा सकते थे, क्योंकि आर्मी के हथियारों पर मखसूस नंबर कंदा होते हैं। हथियार खरीदने और दूसरी जरूरियात के लिए हमारे अकाउंट्स में अच्छी खासी रकम ट्रांसफर कर दी गई थी। हमें रुख्सत करते वक्त मेजर वसीम के आखिरी अल्फाज ये थे, यूं समझो कि तुम दोनों पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो। कुछ मखसूस बंदों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन ये याद रखना कि वो सिविल हैं, वो तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा मोहतात रहना। बाकी तुम्हारे अकाउंट्स में मुंतकिल की गई रकम का मसरफ सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों का मिशन है। यहाँ तक कि वहाँ से छुट्टी आते वक्त किराया भी तुम अपने जाती पैसों से अदा करोगे। बाकी वहाँ अल्फा 1 तुम्हारी बेहतरीन रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। उम्मीद है मेरी बातें तुम दोनों की समझ में आ गई होंगी। जी सर, बैक ज़बान कहते हुए हमने इस बात में सर हिला दिया। कोई सवाल? नो सर। ओके, अल्लाह के हवाले।
उसने खड़े होते हुए अलविदाई मुआनके के लिए बाजू फैला दिए। यूनिट से रुखसत होते वक्त हमें 5-5 दिन की छुट्टी मिली थी। उसके बाद हमने अपने मिशन पर रवाना होना था। जब से मुझे वजीरिस्तान जाने का पता चला था, मैंने बाल कटवाना छोड़ दिया था, क्योंकि वजीरिस्तान और महसूद कौम के मर्दों के बाल भी औरतों की तरह बड़े बड़े होते हैं। वैसे तो एक मखसूस हद तक बड़े बाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है, लेकिन वजीर और महसूद कबाइल की ये सकाफत भी है। वापसी के दिन हमने डेरा इस्माइल खान में इकट्ठा होना तय किया था। मैं सुबह नाश्ते के बाद फुप्पो जान और अबू जान से अलविदा होकर घर से निकला। दिन के 1 बजे तक मैं डेरा इस्माइल खान पहुंच गया था। सरदार के आने तक मैं वैगन अड्डे में मौजूद एक सस्ते होटल के सामने धरी चारपाई पर बैठा रहा। वो 2:30 बजे के करीब वहां पहुंचा था। वेपन खरीदने के लिए हमने अपने अकाउंट से 2-2 लाख रुपए की रकम निकलवा थी। वाना जाने के लिए उस अड्डे से कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। पूछने पर हमारी एक और बस अड्डे की तरफ रहनुमाई कर दी गई। रक्शे में बैठकर हम मतलूबा बस अड्डे में पहुंच गए। रास्ते में अलबत्ता हमने कुछ जरूरी खरीदारी भी कर ली थी, जिसमें 2 स्लीपिंग बैग और गर्म चादरें और गर्म कोट वगैरह शामिल थे। वाना जाने के लिए हमें वैगन मिल गई थी। हम रात को कहीं 8-9 बजे ही वाना पहुंच पाए थे। एक मुनासिब से होटल में कमरा लेकर हमने शबबाशी का बंदोबस्त किया। सरदार साहब, अब सुनाओ क्या इरादे हैं? चारपाई संभालते ही मैंने सरदार को पश्तो में मुखातिब किया। अब मैं अच्छी खासी रवानी से पश्तो बोल लेता था। इत्मीनान भरे अंदाज में उसने आंखें बंद कर ली और कहा, फिलहाल तो आराम करना है, बहुत थक गया हूँ। सुबह ही असलहे की खरीदारी हो सकेगी। मैंने कहा, अच्छा मशवरा है। सुबह 9-10 बजे हम वाना में मौजूद मखसूस आदमी के हुजरे में मौजूद थे। उसे अपनी पहचान कराते हुए हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। कहवे से हमारी तवाज़ो करने के बाद वो सीधा मुद्दे पर आ गया। जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ? सरदार ने जवाब दिया, हमें असलहा दरकार है। उसने पूछा, कौन कौन सा? मैंने कहा, एक क्लैशनकोफ, एक 30 बोर की पिस्तौल, एक ड्रैगनॉफ राइफल और आईकॉम सेट। इस मर्तबा भी उसे जवाब देने वाला सरदार ही था। चूंकि हमने पहले से तय कर लिया था कि कौन कौन सा हथियार और सामान खरीदना है, इसलिए उसने बगैर लम्हा जाया किए बता दिया, मिल जाएगा। और कुछ? सरदार को अपनी तरफ मुतवज्जो होते देखकर मैंने नफी में सर हिला दिया, नहीं, बस यही काफी है। उसने कहा, चलो फिर ये तो अभी खरीद लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे आदमी के घर में मौजूद थे। बैठक के साथ उसने एक ऐसा कमरा बनाया हुआ था जहाँ काफी मिकदार में असलहा मौजूद था। हमारे मेजबान करार खान से उसकी अच्छी वाकफियत थी, इसलिए बगैर किसी पूछगिछ के वो हमें सीधा अपने असलहा खाने में ले गया। रूसी साख्त की क्लैशनकोफ, जिसकी बैरल कलम नुमा तरशी होती है, सरदार ने अपने लिए पसंद की। मैंने ड्रैगनॉफ राइफल और दर्रे का बना हुआ 30 बोर पिस्तौल खरीद लिया। उसका साइलेंसर भी मैंने मांगा, मगर उनके पास साइलेंसर मौजूद नहीं था। ड्रैगनॉफ राइफल के मैंने 100 राउंड भी खरीद लिए थे। आईकॉम सेट खरीदने के लिए हमें बाजार का रुख करना पड़ा। एक सेट, एक फालतू बैटरी और एक चार्जर खरीदकर हम करार खान का शुक्रिया अदा करके उसी होटल में आ गए। एक और रात वहीं गुजार कर हम अगले दिन वाना से आगे बढ़ गए। हमारी मंजिल शकई का शहर था, जो वाना से करीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पर था। आर्मी काफिले की हरकत के बारे में हमें एक मखसूस शख्स से पता चलना था। रोजाना रात के 9 बजे के बाद सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले हम चैनल 9 पर उससे राब्ता कायम कर सकते थे। शिकई एक छोटा सा शहर है। वहाँ ठहरने की बजाय हमने मज़ाफात में निकल जाना मुनासिब समझा। वजीरिस्तान में हर तरफ छोटी छोटी आबादियां फैली हुई हैं। पहाड़ियों की वादियों में, ऊंची ढलानों पर, नालों के किनारों पर और जंगलात में। कहीं तो फकत 3-4 घरों की आबादी है, तो कहीं 50-60 और 100 और 200 घरानों की आबादी है। दहशतगर्दों के अड्डे ज्यादातर पहाड़ियों की बुलंदियों पर बने होते हैं। पहाड़ियों में मौजूद बड़े बड़े गार उन्हें छुपने में मदद देते हैं। जिहाद का जज्बा रखने वाले असल मुजाहिदों के ठिकाने भी ऐसी ही जगहों पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा आबादियों में भी घर लेकर वो लोग रिहाइश पजीर थे। हर आबादी का एक बड़ा होता है, जिसे मलिक या मुशिर कहते हैं। हम दोनों पैदल ही एक जानिब रवाना थे। दोपहर का खाना हमने खरीद कर पास रखा हुआ था। एक मुनासिब जगह बैठकर हमने पेट पूजा की और फिर चल पड़े। 2-3 डबल केबिन जीपें हमारे पास से गुजरी, मगर हम लिफ्ट मांगे बगैर चलते रहे। दोपहर ढले हम एक छोटी आबादी के करीब से गुजरे। कच्ची सड़क से वो आबादी कोई 100-200 गज हमवार जगह पर बनी हुई थी। सड़क किनारे एक शख्स गधे पर लकड़ियां लादे जा रहा था। उसका रुख आबादी की जानिब ही था। वो सड़क के दाएं जानिब मौजूद जंगल से बरामद होकर हमारे आगे आगे चलने लगा। सरदार कदम बढ़ाकर उसके करीब होते हुए बोला, भाई साहब, रात गुजारने की कोई जगह मिल जाएगी? वो खुश दिली से बोला, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। हम जज़ाकल्लाह कहकर उसके साथ चल पड़े। वो पूछने लगा, कहाँ जाने का इरादा है? इस बार भी सरदार ने ही जवाब दिया, शवाल वादी। वैसे यहाँ से शवाल वादी तक कितना फासला होगा? उसके मजीद सवालात से बचने के लिए मैं उससे पूछने लगा। लम्हा भर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, फासले के बारे में तो वजाहत नहीं कर सकता, अलबत्ता पैदल जाते हुए 1 दिन लग जाएगा। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा, कभी गए हो वहाँ? उसने इस बात में सर हिलाया, जी 2-3 बार इत्तेफाक हुआ है जाने का। और इस गांव का क्या नाम है? शहजादा खान किले।
वैसे असल शहजादा खान पीछे वाला गांव है जिससे गुजरकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी सवालो जवाब में हम उसके घर के करीब पहुंच गए थे। वहाँ चंद ही घर थे। घरों के तकरीबन दरमियान में एक चश्मा बह रहा था। उस वक्त भी 2-3 करीबुल बुलूग बच्चियां वहाँ बैठी पानी भर रही थीं। हम उनके करीब से गुजरे थे। वो हमें हैरानी और दिलचस्पी भरी निगाहों से घूर कर रह गई थी। वहाँ उमूमन लोग कलानुमा घरों में रहते हैं जिनकी 4 दीवारी 10-11 फुट के करीब होती है। दीवार के 2 मुखालिफ कोनों में मोर्चों का होना भी जरूरी है। इस 4 दीवारी के बीचों बीच वो रिहायशी कमरे बनाते हैं जिनकी बुलंदी बस इतनी होती है कि आदमी आसानी से खड़ा हो सके। 4 दीवारी मिट्टी की बनी होती है लेकिन बहुत मजबूत होती है। दीवार की चौड़ाई करीबन 1.5 से 2 फुट के दरमियान होती है। इतनी सीधी और हमवार गोया ईंटों से चुनाई की गई हो। दीवार को लिपाई करने की जहमत वो नहीं करते और दीवार के ऊपर सरकंडे झाड़ियां या इस तरह की कोई और चीज रख कर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इस तरह दीवारों के ऊपर पड़ने वाला बारिश का पानी दीवारों पर नहीं बहता। अंदरूनी कमरे कच्चे या पक्के ब्लॉकों के बने होते हैं। छतों में लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी की इस इलाके में कोई कमी नहीं है। हमारे मेजबान का नाम करीम खान था। उसका घर भी रिवाज के मुताबिक बना हुआ था। हमारे लिए बैठक का दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया। घर का सरबराह करीम का वालिद था। करीम के अलावा उसके 2 बेटे और भी थे। रात का खाना हमने तीनों भाइयों और बाप के साथ इकट्ठे खाया। खाने के बाद कहवा पीते ही उनके सवालों से बचने के लिए मैं थकन का बहाना करते हुए लेट गया। वो भी गपशप पर मुसिर हुए बगैर खुशदिली से उठकर अंदर चले गए। 9 बजने में 5 मिनट रहते थे जब मैंने आई कॉम ऑन कर लिया। आवाज मैंने बिल्कुल धीमी रखी हुई थी। चूंकि ये पहले से तय था कि मेरे पुकारने पर ही जवाब दिया जाएगा, इसलिए मैंने खुद ही अपना पासवर्ड पुकारना शुरू कर दिया। SS फॉर अल्फा 1 ओवर। चंद मर्तबा ये दोहराने के बाद ही स्पीकर से एक भारी आवाज बरामद हुई। अल्फा 1 फॉर SS, सेंड योर मैसेज ओवर। मैंने जवाब दिया, पहुंचने की इत्तला देना थी ओवर। उसने कहा यस, खुदा हाफिज। मैंने फौरन 7 चैनल ऊपर करके नई फ्रिक्वेंसी लगा दी। ऐसा 1 अल्फा ने एहतियातन करवाया था क्योंकि कोई भी अगर हमारी बात सुन रहा होता तो यही समझता कि हमने राब्ता मुनक़ता कर दिया है। लेकिन उसने यस कहकर जो खुदा हाफिज कहा था, इसका मतलब यही था कि खुदा हाफिज में जितने हुरूफ थे उतने चैनल ऊपर चलूं। अगर वो नो कहकर कोई लफ्ज बोलता तो उस लफ्ज में मौजूद हुरूफ की तादाद के मुताबिक मैं नीचे चैनल लगाता। मतलूबा चैनल लगाते ही वही भारी आवाज सुनाई दी, जगह ओवर। मैंने कहा शहजादा खान कले ओवर। उसकी आवाज आई, परसों शिकई से आगे फौजी काफिला चलेगा। 3 जगह ऐसी हैं जहां घात लगने का ज्यादा खतरा है। पहली 2 जगहों पर आर्मी की पिकेटिंग लगी हुई है। तीसरा मकाम जो सबसे ज्यादा खतरनाक है उसे तुम लोगों ने संभालना है। गुज़िश्ता काफिले में उस जगह हमारे 4 जवान स्नाइपर्स का शिकार हो चुके हैं, ओवर। मैंने कहा वहाँ पिकेटिंग नहीं लग सकती, ओवर। वो बोला नहीं, वो जगह काफी दूर है और हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि तमाम इलाके में पिकेटिंग कर सकें। 1-2 और वजूहात भी हैं जो मिलने पर बताऊंगा, ओवर। मैंने पूछा जगह की निशानदही कर दो, ओवर। वो बोला शहजाद खान किले से आप जंतुई जाएंगे, वहां से आगे लगरा आएगा। ये गांव जिस पहाड़ी के दामन में बना है उसकी बुलंद तरीन चोटी लगी नराय के साथ ही जीरा केल की चोटी आती है। ये बिल्कुल शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान की हद बन रही है। इसी जगह को आपने संभालना है, ओवर। मैंने पूछा काफिला गुजरने का वक्त, ओवर। आवाज आई 1200 से 1400 के दरमियान। याद रहे कि आर्मी में वक्त की फॉर्मेट 24 घंटे वाली